छात्रों, आज मैं आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण विषय विधि शास्त्र की परिभाषा यानी डिफिनीशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पर चर्चा करूंगा। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि विधि शास्त्र को परिभाषित करें, या विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का विज्ञान है कैसे, या विधि शास्त्र प्रारूपिक विधि का विज्ञान है कैसे, या पूछा जाता है कि विधि शास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है कैसे। अगर ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो आप यही डिफिनीशन लिखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इसमें सफलता मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। विधि का विकास भिन्न भिन्न सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों में हुआ है, अतः विभिन्न राष्ट्रों में विधि शास्त्र के अर्थ में भी विभिन्नता दिखाई पड़ती है। सामान्यतः विधि शास्त्र शब्द का प्रयोग विधि की प्रकृति एवं कार्यों के अर्थ में किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग विधि के दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ लॉ या विधि के विज्ञान साइंस ऑफ लॉ के रूप में भी होता है। तो विधि शास्त्र की परिभाषा को हम 4 भागों में बांटकर इसको परिभाषित करेंगे। पहली परिभाषा है आदर्शवादी परिभाषा, आइडियलिस्टिक डिफिनीशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। दूसरा है विश्लेषणात्मक परिभाषा, एनालिटिकल डिफिनीशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तीसरा संश्लेषणात्मक परिभाषा, सिंथेटिकल डिफिनीशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। और चौथा है समाजशास्त्रीय परिभाषा यानी सोशियोलॉजिकल डिफिनीशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो एक एक कर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आदर्शवादी परिभाषा, आइडियलिस्टिक डिफिनीशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। विधि शास्त्र शब्द का प्रयोग विज्ञान और दर्शन के रूप में प्राचीन काल से ही होता रहा है। इसके अंतर्गत विधि शास्त्री अल्पियन एवं रोम का प्रसिद्ध दार्शनिक सिसरो प्रमुख हैं। अल्पियन की अगर बात करें तो अल्पियन कहता है विधि शास्त्र मानव एवं दैवीय विषयों का ज्ञान है और उचित और अनुचित का विज्ञान है। जूरिस्प्रूडेंस इज नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, इट इज अ साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। इस प्रकार अल्पियन की परिभाषा में मानवीय एवं दैवीय विधियों को प्रमुखता दी गई है। साथ ही विधि शास्त्र को ऐसा विज्ञान माना गया है जिससे उचित और अनुचित को अलग किया जा सके, परंतु विधि शास्त्र के अंतर्गत उनका आशय मात्र विधि के अध्ययन से ही था। अल्पियन की आलोचना भी विधि शास्त्रियों ने किया है। अल्पियन का कथन मात्र एक अलंकारिक कथन है जिसे स्वयं रोम के लोगों ने ही आगे बढ़ने से रोक दिया। उनकी आलोचना करते हुए विधि शास्त्री कहते हैं कि उनकी परिभाषा इतनी विस्तृत है कि उसमें धर्म और नीति शास्त्र दोनों समाहित हो जाते हैं तथा उन्हें अलग करना संभव नहीं है। इस प्रकार आलोचनाओं के बावजूद भी अल्पियन ने ही विज्ञान के रूप में विधि शास्त्र की खोज का सूत्रपात किया था। आलोचकों का यह तर्क भी अमान्य है कि उन्होंने धर्म और नीति शास्त्र को मिला दिया है, क्योंकि प्रारंभिक काल में धर्म और नीति शास्त्र अलग अलग थे ही नहीं, दोनों एक दूसरे के भाग ही थे। अगर सिसरो की परिभाषा की बात की जाए तो सिसरो कहते हैं विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। इस प्रकार विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष से तात्पर्य सिसरो का यह है कि इसके अंतर्गत विधि के आदर्श तत्वों को ढूंढा जा सकता है। सिसरो ने ही विधि को राज्य से भी ऊपर बताया है। इस तरह से हम दूसरे डिफिनीशन की ओर बढ़ते हैं, विश्लेषणात्मक परिभाषा यानी एनालिटिकल डिफिनीशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक परिभाषा देने वाले प्रमुख विधि शास्त्रियों में ऑस्टिन, हॉलैंड, सामंड, ग्रे, कीटन एवं पैटन का नाम प्रमुख रूप से आता है। ऑस्टिन डिफिनीशन देते हुए कहता है जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का दर्शन है। इस तरह से ऑस्टिन ने भी अपने गुरु बेंथम की तरह सार्वभौम रूप से पाई जाने वाली विधि का अध्ययन किया है, परंतु उन्होंने विज्ञान की जगह दर्शन शब्द का प्रयोग कर सबको चकित कर दिया। परंतु यह उस समय की परिस्थितियों में अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि 17वीं और 18वीं शताब्दी में विज्ञान की जगह दर्शन शब्द का ज़्यादा प्रयोग होता था। यहाँ तक कि न्यूटन ने अपनी फिजिक्स की पुस्तक का नाम द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी रखा था। ऑस्टिन ने दर्शन शब्द का प्रयोग विधि के सामान्य सिद्धांत के रूप में किया है। ऑस्टिन ने विध्यात्मक विधि के अंतर्गत स्वतंत्र राजनीतिक समाज में संप्रभु या सर्वोच्च सरकार द्वारा निर्मित विधि को शामिल किया है। उनके अनुसार विधि सशक्त एवं निश्चित होनी चाहिए। उन्होंने दैवीय विधि, नैतिक विधि, संवैधानिक विधि, अंतर्राष्ट्रीय विधि, फैशन एवं शिष्टाचार की विधि आदि को विधि मानने से इनकार कर दिया है। ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को 2 भागों में बांटा, सामान्य विधि शास्त्र, विशिष्ट विधि शास्त्र।
सामान्य विधिशास्त्र के अंतर्गत ऐसे सिद्धांत को उन्होंने शामिल किया जो प्रायः सभी विधिक प्रणालियों में पाए जाते हैं, जैसे कर्तव्य, अधिकार, स्वतंत्रता, क्षति, दंड, उपचार आदि। विशिष्ट विधिशास्त्र, इसके अंतर्गत ऑस्टिन ने ऐसे विधिक सिद्धांतों को शामिल किया है जो किसी निश्चित प्रणाली में, क्षेत्र में, व्यवस्थाओं में पाई जाती है, जैसे विशिष्ट विधिशास्त्र या राष्ट्रीय विधिशास्त्र ऑस्टिन ने कहा है। अब ऑस्टिन की भी आलोचना विधिशास्त्रियों ने किया है। हॉलैंड और सामंड ने ऑस्टिन की परिभाषा की आलोचना किया है तथा इसे अपनी तरह से परिभाषित करने का प्रयास किया है। हॉलैंड ने ऑस्टिन के विधिशास्त्र के सामान्य एवं विशिष्ट विधिशास्त्र, जो दो भागों में ऑस्टिन ने बांटा है, उसकी आलोचना की है। उनका मानना है कि इसे सामान्य एवं विशिष्ट विज्ञान के रूप में बांटना उचित नहीं है। यह संभव है कि केवल इंग्लैंड की भूमि का परीक्षण कर या इंग्लैंड की विधि का परीक्षण कर सिद्धांत बनाए जाएं, पर इससे उसे किसी विशिष्ट भूमि के विज्ञान या विशिष्ट विधि के विज्ञान के रूप में नहीं जाना जा सकता है। यानी अगर इंग्लैंड की भूमि के आधार पर अगर सिद्धांत कोई बनता है तो उसके ज़मीन के आधार पर भारत की ज़मीन के बारे में अंदाज लगाना संभव नहीं है। लेकिन हॉलैंड की आलोचना उचित नहीं लगती है, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि पूरे विश्व के विधियों का लक्षण समान ही होता है। केवल एक जगह की विधि के आधार पर सभी विधियों का अध्ययन संभव नहीं है। सैविनी का मानना है कि प्रत्येक देश की विधियां वहां की जनमानस की चेतना एवं भाषा की स्थानीय प्रकृति पर निर्भर करती है। सामान्य ने ऑस्टिन की आलोचना करते हुए कहा है कि सामान्य विधिशास्त्र की अवधारणा उचित नहीं है। उनके अनुसार विधिशास्त्र का विषय होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह सभी देशों की विधियों में पाई जाए। डायस ने ऑस्टिन के सामान्य विधिशास्त्र पर अस्पष्ट होने का आरोप लगाया है। उनके अनुसार ऐसी विधि के उन्नत होने का कोई आधार उन्होंने नहीं बताया है। वे सामान्य विधि के रूप में उन विधियों को ही मानते हैं जो सामान्यतः इंग्लैंड या रोमन विधि में पाए जाते हैं। बकलैंड ने ऑस्टिन पर आरोप लगाया है कि ऑस्टिन ने सामान्य विधिशास्त्र की बात तो की है पर उसे व्यवहार में नहीं लाए। उनका यह आरोप सही भी लगता है, क्योंकि ऑस्टिन ने स्वयं ही कहा है विशिष्ट विधिशास्त्र ही व्यवहारिक है। हॉलैंड की परिभाषा की अगर बात करें तो हॉलैंड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में विधिशास्त्र को परिभाषित किया है। उनका कहना है जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, यानी विधिशास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। हॉलैंड ने ऑस्टिन की परिभाषा का अनुसरण करते हुए उसमें सुधार करने का प्रयास किया है। उन्होंने परिभाषा में 3 प्रमुख तत्व को शामिल किया है: विध्यात्मक विधि, विज्ञान और प्रारूपिक। विध्यात्मक विधि हॉलैंड के अनुसार मानव के बाह्य व्यवहारों से संबंधित है, ऐसे सार्वभौमिक नियमों से है जो संप्रभु द्वारा लागू किए जाते हैं। ऐसी विधियों का वैश्विक महत्व होता है, भले वे सीमित क्षेत्र में देखे जाते हैं। हॉलैंड के अनुसार विज्ञान से तात्पर्य अनुभव पर आधारित अनुभव सापेक्ष विज्ञान से है। अगर प्रारूपिक विज्ञान की बात की जाए तो इसके अंतर्गत हॉलैंड अरस्तु के प्रारूप एवं सत्व के विभेद को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार एक लुहार के पास जिस तरह से लोहा का सत्व होता है और वह अपने दिमाग में बनाई गई कुल्हाड़ी का प्रारूप देकर उसे कुल्हाड़ी बना देता है, उसी प्रकार विधिशास्त्र के अध्ययन का संबंध विधि की संकल्पनाओं से नहीं बल्कि विधिक संकल्पनाओं की एक प्रणाली से है। हॉलैंड की भी आलोचना की गई। ग्रे ने कहा केवल प्रारूप का वर्णन ही विधिशास्त्र का विषय नहीं है। जिस प्रकार शरीर विज्ञान में नाड़ी विज्ञान, मांसपेशी विज्ञान शामिल है, उसी तरह विधिशास्त्र में भी अत्यंत सूक्ष्म विषय भी शामिल हैं तथा उन्हें अलग किया जा सकता है। डॉक्टर जेक्स के अनुसार विधिशास्त्र को केवल प्रारूपिक विज्ञान नहीं माना जा सकता है। यह सत्य है कि विधिशास्त्र उसे प्रारूप के माध्यम से पहचानता है, पर उस प्रारूप में अनेक सूक्ष्म सिद्धांत समाये होते हैं, अतः उसे केवल प्रारूपिक विज्ञान कहना उसे विज्ञान की श्रेणी से बाहर करना है। सामंड की अगर परिभाषा की बात की जाए तो सामंड ने ऑस्टिन एवं हॉलैंड दोनों की परिभाषाओं की आलोचना किया है। उन्होंने ऑस्टिन की आलोचना सामान्य विधिशास्त्र के आधार पर किया है और हॉलैंड की आलोचना विशिष्ट विधिशास्त्र के आधार पर किया है। उन्होंने
विधि शास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है, जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, यानी विधि शास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। इस प्रकार सामान्य की परिभाषा में भी तीन तत्व पाए जाते हैं। पहला विधि का विज्ञान, दूसरा प्रथम सिद्धांत और तीसरा नागरिक विधि। अब सामान्य के अनुसार विधि के विज्ञान का उद्देश्य विधि के प्रयोजन एवं उसके औचित्य को सार्थक बनाना है। यह विधि जैसी होनी चाहिए को निश्चित करता है। अगर प्रथम सिद्धांत की बात की जाए तो प्रथम सिद्धांत से सामान्य का तात्पर्य विशेष विधिक प्रणाली में पाए जाने वाले उन मूल एवं अत्यावश्यक सिद्धांत से है जिन पर विधि आधारित होता है। यह गौण नियमों को अलग कर देता है। मानव व्यवहार को तीन प्रकार के प्रथम सिद्धांत नियंत्रित करते हैं। पहला धार्मिक, दूसरा नैतिक और तीसरा विधिवेत्ताओं संबंधित। नागरिक विधि का अर्थ किसी देश की विधि या म्युनिसिपल लॉ से है। अब सामान्य की भी आलोचना की गई। यद्यपि सामान्य ने विधिशास्त्र के विस्तार क्षेत्र को निश्चित करने का प्रयास किया है, लेकिन इसमें वे असफल रहे। उनकी परिभाषा में बहुअर्थी शब्दों का प्रयोग मिलता है। एलेन ने सामान्य पर विधिशास्त्र के क्षेत्र को सीमित करने का आरोप लगाया है तथा वे कहते हैं कि वे इसका प्रयोग केवल इंग्लैंड के संबंध में करते हैं। प्रोफेसर ग्रे की परिभाषा की अगर बात की जाए तो प्रोफेसर ग्रे ने सामान्य की तरह ऑस्टिन की आलोचना नहीं किया है। उन्होंने परिभाषा को व्यापक बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ में विधिशास्त्र को परिभाषित किया है। उन्होंने विधिशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है, विधिशास्त्र विधि का विज्ञान, साइंस ऑफ लॉ है। इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नियमों तथा उसमें सन्निहित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर ग्रे ने विधिशास्त्र को तीन भागों में बांटा है, विशिष्ट, सामान्य और तुलनात्मक। विशिष्ट विधिशास्त्र के अंतर्गत एक विशेष समाज का, सामान्य के अंतर्गत दो या दो से अधिक समाज का तथा तुलनात्मक विधिशास्त्र के अंतर्गत विश्व के विभिन्न समाज के निरीक्षण के पर आधारित विज्ञान है, एक ग्रे कहते हैं। अगर कीटन की बात की जाए तो कीटन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में विधिशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है, विधिशास्त्र विधि के सामान्य सिद्धांतों एवं उनकी क्रमबद्ध व्यवस्था का विज्ञान है। कीटन की परिभाषा सामान्य की परिभाषा से मिलती जुलती है। इसमें उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निराकरण के लिए दूसरी प्रणाली से सहायता ली जा सकती है। अब हम परिभाषा के तीसरे चरण पे आते हैं, संश्लेषणात्मक परिभाषा, सिंथेटिकल डिफिनीशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसके प्रमुख विद्वानों में एलन जेम्स सेथना का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। एलन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लीगल ड्यूटीज में लिखा है, साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। विधिशास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। जूरिस्प्रूडेंस इज साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। उनके अनुसार विधि कठिनाइयों से भरा पड़ा है, अतः विधिशास्त्र के प्रयोग से इन कठिनाइयों से बचा जा सकता है। जेएम सेथना की अगर बात की जाए तो जेएम सेथना भारतीय विधिशास्त्री हैं और सेथना ने अपनी पुस्तक सिंथेटिक जूरिस्प्रूडेंस में विधिशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है, विधिशास्त्र दार्शनिक, ऐतिहासिक और सामाजिक आधारों सहित मूलभूत विधिक सिद्धांतों का अध्ययन है और विधिक अवधारणाओं का विश्लेषण है। सेथना के अनुसार विधिशास्त्र एक सामाजिक अध्ययन है और सर्वश्रेष्ठ विधिशास्त्री वे हैं जो अपनी अच्छी विधियां बनाते हैं और अच्छी विधियां वे हैं जो सर्वाधिक लोगों का सर्वाधिक कल्याण करने में सक्षम है। सेथना के सिद्धांत की आलोचना की गई है कि उनका सिद्धांत इतना अधिक विस्तृत है कि यह समझना संभव नहीं है कि क्या विधिशास्त्र नहीं है, यानी इन्होंने विधिशास्त्र में सब कुछ, सभी चीज़ों को समाहित कर दिया है। अब हम अगली डिफिनीशन, समाजशास्त्रीय परिभाषा बताएंगे, सोशियोलॉजिकल डिफिनीशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसके प्रमुख विद्वानों में रस्कोपाउंड, स्टोन, लास्की का नाम लिया जाता है। रस्कोपाउंड की अगर बात करें तो रस्कोपाउंड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मैकेनिकल जूरिस्प्रूडेंस में जूरिस्प्रूडेंस को परिभाषित करते हुए, विधिशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है, विधिशास्त्र विधि का विज्ञान है। जूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ लॉ।
इस प्रकार पाउंड ने विधिशास्त्र को यंत्रवत रूप से निकालकर क्रियाशील विधिशास्त्र का रूप प्रदान किया है। उनके अनुसार विधिशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक अभियंत्रण स्थापित करना है, जिससे विरोधी हितों में संतुलन और स्थापित किया जा सके और अधिकतम हित प्राप्त किया जा सके। अगर जूलियस स्टोन की बात की जाए तो जूलियस स्टोन ने अपनी पुस्तक लीगल सिस्टम एंड लायर्स रीजनिंग में लिखा है, जूरिस्प्रूडेंस इज लायर्स एक्सट्रोवर्जन। विधिशास्त्र विधिवेत्ता की बाह्यदर्शिता है। प्रोफेसर स्टोन ने बाह्यदर्शिता शब्द मनोविज्ञान से लिया है। मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य या तो अंतर्मुखी होता है या बहिर्मुखी होता है। बहिर्मुखी मनुष्य का यह लक्षण है जिसके माध्यम से वह बाह्य जगत के ज्ञान को अपने भीतर समाहित कर व्यक्त करता है। इस प्रकार विधिवेत्ताओं की बाह्यदर्शिता से तात्पर्य ज्ञान के प्रकाश में विधि की सुव्यवस्थित अध्ययन करना है, यानी ज्ञान के प्रकाश में विधि का सुव्यवस्थित अध्ययन करना है। प्रोफेसर लास्की ने विधिशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है, जूरिस्प्रूडेंस इज आइज ऑफ लॉ। विधिशास्त्र विधि की आंख है। इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन से कहा जा सकता है कि विधिशास्त्र एक विस्तृत क्षेत्र को अपने अंदर समेटे हुए है तथा इसे किसी निश्चित सीमा में बांधना संभव नहीं है। अगर मेरी बात की जाए तो विधिशास्त्र को मैं अगर अपने शब्दों में बताऊं तो विधिशास्त्र वह विस्तृत विषय है जो विश्व के समस्त विषयों से संबंध रखता है जिनमें किसी भी प्रकार से विधि शब्द का प्रयोग होता है। अंततः यह भी कहा जा सकता है कि विधिशास्त्र केवल एक विषय नहीं बल्कि एक नज़रिया है, एक तरीका है, एक शैली है जिससे समाज में सुधार का प्रयास किया जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को विधिशास्त्र की ये परिभाषा समझ में आई होगी और आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं में और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में ये उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।